प्यारे बच्चों, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 9वीं के गणित, जो कि अब एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, के अध्याय 6 रेखाएं और कोण का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा आप, जिससे आपको अध्याय 6 रेखाएं और कोण के सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 6 के प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे और प्रमेयों को सिद्ध करोगे, तो आपको प्रश्नों को हल करने में और प्रमेयों को सिद्ध करने में बहुत आसानी होगी। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे रेखाएं और कोण की। उसके बाद कुछ आधारभूत पद और परिभाषाएं देखेंगे रेखाएं और कोण की। उसके बाद हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोणों के युग्म देखेंगे। उसके बाद हम समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एक ही रेखा के समांतर रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम त्रिभुज का कोण योग गुण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पर आपकी सुविधा के लिए हम इन्हें दोबारा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको याद आ जाए। भूमिका। दोस्तों, इस अध्याय में हम कोणों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काटती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए दो रेखाएं हैं आपको, ए बी एक रेखा है और दूसरी रेखा क्या है, सी से लेकर डी तक, सी डी। ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, बिंदु ओ पर। ठीक है, बिंदु ओ पर काट रही हैं। ठीक है, और चार कोण बन रहे हैं। एक कोण ये है, एक कोण ऊपर है, एक कोण बाईं तरफ है और एक कोण दाईं तरफ है। ये चार कोण बन रहे हैं। तो जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम कोणों कोणों के गुणों का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। और दोस्तों, इस अध्याय में हम उस चीज का भी अध्ययन करेंगे जब एक रेखा दो या अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर एक रेखा है एम, एक रेखा है एन। ये दोनों परस्पर समांतर हैं। ये दो रेखाएं हो गई। इन दोनों रेखाओं को ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा एल काट रही है दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। ठीक है, ये दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें बहुत से कोण मिल रहे हैं, जैसे कि कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच, कोण छः, कोण सात, कोण आठ। ठीक है, तो ये 8 कोण हमें मिल रहे हैं। तो हम इन कोणों के गुणों का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, जब समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तब कोणों के क्या गुण होते हैं। आधारभूत पद और परिभाषाएं। दोस्तों, हम कुछ आधारभूत पद और उनकी परिभाषाओं को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला आधारभूत पद है रेखाखंड। इसकी परिभाषा देखते हैं। एक रेखा का वह भाग। ठीक है, तो एक रेखा का भाग है जिसके दो अंत बिंदु हों, क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये आपकी एक रेखा हो गई। ठीक है, अगर इस रेखा के दो अंत बिंदु अगर हैं, ठीक है, तो ये दोनों अंत बिंदुओं के बीच की रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड का मतलब है एक रेखा का एक खंड हो गया। ठीक है, रेखा का खंड हो गया जिसके दो अंत बिंदु हैं। ठीक है, तो रेखाखंड क्या है, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी देख भी लिया इसको। तो रेखाखंड है रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अगला आधारभूत पद और परिभाषाएं हैं किरण। ठीक है, तो किरण की परिभाषा क्या होगी, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। ठीक है, रेखाखंड के कितने अंत बिंदु थे, दो अंत बिंदु। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए बाईं तरफ रेखा का एक अंत बिंदु है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा किरण। लेकिन दाईं तरफ देखेंगे तो ये अनंत की तरफ जाती है रेखा। ये रेखा अनंत की तरफ जा रही है। इसमें तीर का निशान है। ठीक है, एक तरफ। तो अगर एक तरफ तीर का निशान है तो वो कहलाती है किरण। दोनों तरफ तीर का निशान है तो कहलाती है रेखा। और अगर दोनों तरफ बिंदुएं हैं तो वो कहलाती है रेखाखंड। ठीक है, तो किरण क्या होगा, जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ तीर का निशान हो। ठीक है, तो एक तरफ से वो अनंत की तरफ जा सकती है पर दूसरी तरफ से उसका बिंदु निश्चित है, तो वो कहलाती है हमारी किरण।
अगला पद परिभाषा है संरेख बिंदु एवं असंरेख बिंदु। ठीक है, तो इनकी परिभाषा देखते हैं। यदि तीन, यहाँ याद रखिए, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। अन्यथा वे बिंदु क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु। अन्यथा मतलब कि अगर तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो असंरेख बिंदु कहलाएंगे, और यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, इनको देख लेते हैं हम। ये एक रेखा हुई हमारी। अगर तीन बिंदु, एक दो तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर है तो वो क्या कहलाती है? संरेख बिंदु। वो बिंदु क्या कहलाते हैं हमारे? संरेख बिंदु। लेकिन दूसरी परिभाषा देखते हैं। एक रेखा, उस पे एक बिंदु, दूसरा बिंदु रेखा पर नहीं है और तीसरा बिंदु रेखा पर है। तो यहाँ पर रेखा पर कितने बिंदु हैं? सिर्फ दो बिंदु हैं, तीन बिंदु नहीं है। तो तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु। ये तीनों बिंदु कहलाएंगे असंरेख बिंदु। यही इनकी परिभाषा है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम कोण, भुजाएं एवं शीर्ष की परिभाषाओं को देखें। हालांकि आप इनको पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पर आपकी सुविधा के लिए हम इनको दोबारा जल्दी से देख लेते हैं। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। ठीक है, एक ही अंत बिंदु से अगर दो दो किरणें प्रारंभ होती हैं तो क्या बनता है? हमारा कोण बनता है। तो हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा एक अंत बिंदु, इससे ये किरण चालू हुई हमारी, प्रारंभ हुई, दूसरी किरण ये प्रारंभ हुई, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये बन गया हमारा कोण। ठीक है, ये हो गया हमारा कोण। अब कोण को बनाने वाली दोनों किरणें क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। तो यहाँ कोण को मिलाने वाली भुजाएं, एक भुजा ये हो गई जो समतल पर रखी है नीचे, और दूसरी भुजा ऊपर। तो ये दोनों क्या है? भुजाएं कहलाती हैं। जो कोण बनाती हैं, जो किरणें कोण बनाती हैं, वो किरणें क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। और वहां उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष अंत, वहां उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो कोण का क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, जो दोनों किरणों में कॉमन है बिंदु, दोनों किरणें जहां पर मिल रही हैं अंत बिंदु पर, वो बिंदु क्या, वो अंत बिंदु क्या कहलाता है? हमारा शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो यही परिभाषा है हमारी कोण, भुजाएं एवं शीर्ष की। बहुत आसान है, आपको पता भी होगी पहले से। न्यून कोण, इसके बारे में आप पहली पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक न्यून कोण का माप 0 और 90 डिग्री के बीच होता है। 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है एक न्यून कोण का माप। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो कोण है, ये जो कोण है दोनों भुजाओं के बीच का, ये कोण क्या है? 0, ये जो थीटा है कोण, मतलब ये 0 से तो अधिक है, शून्य से अधिक है, और 90 डिग्री से कम है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा याद रखिए दोस्तों। न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। या हम कह सकते हैं 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। इसमें 0 डिग्री नहीं हो सकता न्यून कोण, और 90 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला समकोण होता है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। अगला पद है समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण का जो कोण होता है उसका माप ठीक 90 डिग्री होता है। समकोण के कोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है। तो ये है हमारा एक समकोण। ठीक है, यहाँ पर जो कोण है उसका माप कितना है? 90 डिग्री है। तो जब भी कोण का माप 90 डिग्री होगा तो वो कोण को हम समकोण कह देंगे। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम अधिक कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो अधिक कोण क्या होता है? एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। ना तो ये 90 डिग्री होगा ना 180 डिग्री होगा, इसके बीच में कहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो कोण है, ये जो कोण आपको दिया गया है, ये क्या है? अधिक कोण। क्योंकि ये कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा।
ठीक है। तो अधिक कोण याद रखिएगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण दोस्तों, तो ऋजु कोण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ऋजु का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। हिंदी में ऋजु का मतलब होता है सीधा, ठीक है। जैसे हम कहेंगे सीधा कोण, ठीक है। इससे सीधा कोण क्यों कहते हैं ये हम आगे देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। एक ऋजु कोण का माप ठीक 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोई भी कोण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो किरण, ठीक है। तो एक पहली किरण, ये दूसरी किरण, ठीक है। ये उन दोनों किरणों का अंत बिंदु, ठीक है, जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों किरणों के बीच का कोण ये हो गया। तो ये कोण कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर दो किरणों के बीच का कोण है तो वो कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण। अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो किरणें हैं, ये दोनों सीधी रेखा खींचती हैं एक तरीके से, ठीक है। दोनों किरणें मिलकर एक सीधी रेखा खींच रही हैं, ठीक है। तो सीधी रेखा खींच रही है तो सीधे का मतलब होता है ऋजु, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं ऋजु कोण, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती कोण, इसकी परिभाषा देखते हैं। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है, ठीक है। तो ये दो किरणें हमारी, किरण एक ये हो गई या भुजाएं कह लें, ये दूसरी किरण हो गई। और इन दोनों किरणों के बीच का ये जो कोण है, जहाँ जो कोण हम दिखा रहे हैं, ये कोण कितने डिग्री का है, 180 और 360 डिग्री के बीच का है, ठीक है। तो ये कोण है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। तो ये कोण क्या कहलाता है, हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती का मतलब ऐसे होता है कि घूम कर आने वाला। तो ये देखिए, ये जो है एक तरीके से आ रहा है ना, घूम कर आ रहा है, ठीक है। तो जो कोण घूम कर आएगा वो कोण 180 डिग्री से ज्यादा का ही होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। आपको याद रखना है, जो कोण 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है वो कोण क्या कहलाते हैं, प्रतिवर्ती कोण। पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोणों की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोण, अगर उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। जैसे कि देखिए, ये है कोण ए और ये है कोण बी। अगर कोण ए धन कोण बी 90 डिग्री के बराबर आ जाता है तो ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री के बराबर हो गए। ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक कोण है आपका 30 डिग्री का, दूसरा कोण है 60 डिग्री का। तो ये दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 30 डिग्री धन 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आया अगर दोनों कोणों का योग, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। दोस्तों, अभी हमने पूरक कोण देखे थे, अब हम देखते हैं समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण क्या होंगे, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। पूरक कोण में वो योग 90 डिग्री के बराबर था। बहुत आसान है। जैसे कि एक कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया आपका। और अगर कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री हुआ तो ये क्या कहलाएगा, आपका समपूरक कोण कहलाएंगे ये दोनों, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक कोण अगर 60 डिग्री का है और दूसरा कोण 120 डिग्री का है, तो 60 डिग्री धन 120 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। आसन्न कोण देखते हैं। आसन्न कोण किसे कहते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है। तो एक शीर्ष उभयनिष्ठ मतलब एक शीर्ष कॉमन हो, दोनों का एक शीर्ष कॉमन हो, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कि एक भुजा उन दोनों में कोणों में कॉमन हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो कॉमन नहीं है भुजाएं, वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, ठीक है, एक ही तरफ स्थित ना हो। तो इसको हम समझते हैं। ये हो गया कोण ए, ये हो गया कोण बी, और ये हो गया इसका शीर्ष, ठीक है। तो आसन्न कोण की परिभाषा क्या थी, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया क्योंकि ये दोनों कोणों में कॉमन है, ठीक है। तो ये शीर्ष या ये बिंदु दोनों कोणों में कॉमन है, ठीक है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हरी हरी वाली किरण है, ये जो हरी वाली किरण है ये उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों में कॉमन है, तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो। और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर जो काली वाली भुजा है, ये और एक ये बाईं तरफ, ये दोनों जो काली वाली भुजाएं वो उभयनिष्ठ नहीं है,
वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। तो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? हरी वाली। तो इसके हरी वाली भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, यानी कि एक जो है उसके बाईं तरफ स्थित हो और एक उसके दाईं तरफ स्थित हो। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोण या कोण भी क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं इनकी, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, तो जो दो कोण बनेंगे वो दो कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। ये परिभाषा याद रखिएगा। ये एक उसका और उदाहरण है आसन्न कोण का। ठीक है, तो परिभाषा आपको याद रखनी है, आसन्न कोण किसे कहते हैं। कोणों का एक रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोणों का एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोण, ठीक है, अभी हमने आसन्न कोणों का पढ़ा था। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि आसन्न कोण हमने पढ़े तो पहला कोण ए हो गया और दूसरा कोण बी हो गया। अब आप देखेंगे कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो ऐसे कोण जो है, जो कोण ए और कोण बी का योग 180 डिग्री हो गया, तो दोनों किरणें जो वेनिस्ट नहीं है वो किस में है? विपरीत दिशा में, आसन्न कोण की। तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? हमारे जो कोणों का एक रैखिक युग्म बनाएंगे। ऐसे कोण जो है कोणों का एक रैखिक रैखिक युग्म बनाते हैं। होते तो ये आसन्न कोण ही है, लेकिन कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं हम इसको, जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रैखिक युग्म जो कोणों का होता है उसमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जो दोनों किरणें होती हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती हैं। कौन सी दोनों किरणें? जो कि उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार बने सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब कि विपरीत कोण, एक दूसरे के सामने वाले सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार बने सम्मुख कोणों को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो चार कोण बनेंगे। तो ये दो कोण बने आमने सामने के, तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर होंगे, और ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। उसी तरह ये दो कोण होंगे हमारे, और ये दोनों कोण जो है, कोण भी कह दिया हमने, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे कोणों को जो आमने सामने होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं, और ऐसे कोणों को हमने क्या नाम दिया है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हमारी पुस्तक में दिया गया चित्र है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कहलाते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष से विमुख होकर है, मतलब शीर्ष। ठीक है, तो आमने सामने के जो कोण है, सम्मुख कोण, वो जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो समान होते हैं। आइए अब हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। दो रेखाएं एल और एम प्रतिच्छेद करती हैं यदि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है। एक बिंदु उभयनिष्ठ है मतलब एक बिंदु कॉमन है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। देख लेते हैं, जैसे कि ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, ये बिंदु जो है कॉमन बिंदु है, और हिंदी में इसे उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ये दोनों रेखाएं कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। पुस्तक में ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि पी और क्यू एक रेखा है और आर और एस दूसरी रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, तो ये दोनों क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, अभी हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा था, अब हम अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी? जो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी, वो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो वे रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद होगा, अध्याय 5 में के वीडियोस में भी हमने पढ़ा था समांतर रेखाएं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं की भी यही परिभाषा थी।
तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं ही होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, और इनके बीच की दूरी सदैव समान रहेगी। तो ये क्या कहलाएंगी? अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समानांतर रेखाएं। ठीक है, आपकी पुस्तक में ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू और आर एस, ये दो समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम कुछ अभिग्रहित का अध्ययन करें। अभिग्रहित 6.1 ये क्या कहता है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अभिग्रहित है। देखते हैं, ये एक रेखा है, इस पर एक बिंदु, इस बिंदु पर एक किरण। ठीक है, तो इसमें ये पहला कोण ए और ये कोण बी। ठीक है, तो अभिग्रहित क्या कह रहा है कि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि रेखा पर एक किरण स्थित है। ठीक है, और दोस्तों आपको याद होगा कोणों का एक रैखिक युग्म जो हमने अभी अभी पढ़ा है, उसमें भी यही बात कही गई थी। ठीक है, उसमें बस रेखा की जगह क्या था? दो विपरीत दिशाओं में किरण थी। तो दो विपरीत दिशाओं में जो किरण होती है वो एक रेखा ही होती है। ठीक है, तो एक किरण अगर एक रेखा पर खड़ी है, तो दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभिग्रहित को, इस अभिग्रहित को आपको याद रखना है। अभिग्रहित आपको पता ही होगा कि जिनको हम सत्य मान लेते हैं, जिनको हम सिद्ध नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, एक किरण अगर एक रेखा पर खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अभिग्रहित 6.2, आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है, अउभयनिष्ठ भुजाएं मतलब कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, एक रेखा बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये हो गया आपका कोण ए। ठीक है, इसमें ये हो गई एक रेखा, और हरी रेखा जो है वो उभयनिष्ठ रेखा होगी आसन्न कोणों के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी बाईं तरफ हो गई हमारी दूसरी रेखा अउभयनिष्ठ। ठीक है, तो दो अउभयनिष्ठ रेखाएं मिली हमें, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। ठीक है, अगर कोण ए और कोण बी इन दोनों का योग 180 डिग्री है, तो ये दोनों अवभनिष्ठ रेखाएं क्या, अब अवभनिष्ठ भुजाएं क्या बनाएंगी? एक रेखा बनाएंगी। तो आप देखिए, ये एक रेखा ही बना रही है अवभनिष्ठ भुजाएं। ठीक है, यही अभिग्रहित कह रहे हैं। तो अभिग्रहित को हमें याद रखना है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं जो है वो एक रेखा बनाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ते हैं हम। एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, एक रेखा हो गई एम, दूसरी रेखा हो गई एन, और एक रेखा एल। इन दोनों रेखाओं एम और रेखा एन को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो रेखा एल जो है हमारी, वो क्या कहलाएगी? त्रियक रेखा। रेखा एल कहलाएगी हमारी त्रियक रेखा। ठीक है, पुस्तक में आपका ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर भी एम रेखा और एन रेखा को तिर्यक रेखा एल जो है दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु कौन से हैं? वो पी और क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और भिन्न प्रकार के कोण बना रही है। ठीक है, तो हम इन सबका अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो ये जो रेखा एल है, ये क्या कहलाती है? आपकी तिर्यक रेखा। बाह्य कोण, दोस्तों अभी हमने तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि एम एक रेखा है, एन एक रेखा है, उसको एल रेखा काटती है। ठीक है, तो एल रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ये जो तिर्यक रेखा काटती है तो बहुत सारे कोण बनाती है, जैसे कि कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छह, कोण सात और कोण आठ। ठीक है, अगर ये दो रेखाओं को काट रही है तो 8 कोण बनते हैं हमारे। ठीक है, तो इन कोणों के कुछ नाम है। ठीक है,
तो देखते हैं बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो बाह्य कोण मतलब जैसे कि शब्द में ही निहित है, शब्द से ही पता चल रहा है बाहर के कोण। ठीक है, तो बाहर के कोण कौन कौन से दिख रहे हैं हमें। ठीक है, 1 बाहर का दिख रहा है, 2 बाहर दिख रहा है, 7 बाहर दिख रहा है और 8 बाहर दिख रहा है। ठीक है, तो यही है कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये क्या कहलाते हैं हमारे बाह्य कोण। ठीक है, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये है हमारे बाह्य कोण। ठीक है, तो याद रखिएगा। अंतः कोण। ठीक है, तो अंदर के कोण क्या कहलाएंगे दोस्तों, इस तिर्यक रेखा में अंदर के कोण कहलाएंगे हमारे अंतः कोण। ठीक है, तो अंदर के कोण कौन से दिख रहे हैं हमें। मुझे दिख रहा है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंदर के कोण दिख रहे हैं, ये अंदर की तरफ है। तो यही हमारे अंतः कोण है, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतः कोण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कोण बाहर की तरफ दिख रहे हैं वो बाह्य कोण हो गए और जो कोण अंदर की तरफ है वो अंतः कोण हो गए। ठीक है, अंदर की तरफ कोण मतलब कि जो दोनों रेखाओं के बीच की तरफ है कोण, वो अंतः कोण हो गए। और जो अनंत की तरफ बाहर की तरफ है, जैसे कि ये 1 और 2, 1 और 2 बाहर की तरफ है, तो ये बाह्य कोण हो गए। 8 और 7 बाहर की तरफ है, लेकिन दोनों रेखाओं एम और एन के बीच में जो कोण है वो हो गए हमारे अंतः कोण। ठीक है, और जो बीच में नहीं है कोण वो क्या कहलाएंगे हमारे बाह्य कोण। ठीक है, तो यही अंतर है अंतः कोण और बाह्य कोण में। संगत कोण। दोस्तों अब हम देखते हैं कि किन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण कहलाएंगे। ये कोण 1 और ये कोण 5, ठीक है, ये संगत कोण कहलाएंगे। तो ये क्या कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण हो गए एक तो। ठीक है, और दोनों रेखाओं के ऊपर वाले कोण हो गए। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ के और दोनों रेखाओं के भी एक तरफ के, यानी दोनों रेखाओं के ऊपर हो या दोनों रेखाओं से नीचे हो, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो 1 और 5 संगत कोण है। उसी तरह हम कह सकते हैं 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 संगत कोण है, क्यों, क्योंकि 2 और 6 कोण जो है एल तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है दोनों कोण, और दोनों कोण दोनों रेखाएं जो एम और एन है उसके ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे संगत कोण। उसी तरह कोण 4 और कोण 8। ठीक है, कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण है, क्यों है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा एल के बाईं तरफ है दोनों कोण, और दोनों रेखाएं एम और एन के नीचे की तरफ है। ठीक है, 4 भी नीचे की तरफ है एम से, और 8 भी एन से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। उसी तरह 3 और 7। ठीक है, 3 और 7 भी संगत कोण है। ठीक है, अब ये 3 और 7 संगत कोण क्यों, क्योंकि ये तिर्यक रेखा एल के दाईं तरफ है दोनों कोण, और दोनों कोण जो है रेखा एम के भी नीचे है और दूसरा रेखा एन के नीचे है। ठीक है, तो दोनों कोण जो है दोनों रेखाओं के नीचे हैं और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण और दोनों रेखाओं से ऊपर हो या दोनों रेखाओं के नीचे हो, वो कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि इस चित्र में कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, कोण 4 और कोण 8 और कोण 2 3 और कोण 7, ये संगत कोण है। तो ये संगत कोण आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत काम का है। एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो अंतः कोण के बारे में तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अंतः कोण क्या होते हैं, जो दोनों रेखाएं हैं उन दोनों रेखाओं के अंदर के कोण, दोनों रेखाओं के बीच के कोण, वो अंतः कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंतः कोण है आपका 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये अंतः कोण है। अब इनमें से एकांतर अंतः कोण क्या कौन से होंगे। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण पहचानने की विधि है कि वो तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ होंगे और अंतः कोण होंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ होंगे और अलग अलग रेखाओं पर होंगे। ठीक है, एक ही रेखा पर नहीं होंगे, अलग अलग, एक रेखा एम पर होगा तो दूसरा रेखा एन पर होगा। ठीक है, तो हम पहचानते हैं कि कौन से एकांतर अंतः कोण है। अब यहाँ पर आप देखिए कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कोण 4 है। ठीक है, रेखा एम पर, और रेखा एन पर दाईं तरफ कौन सा कोण है, कोण 6। तो कोण 4 और कोण 6 क्या हो जाएंगे हमारे एकांतर अंतः कोण। उसी तरह हम पहचानते हैं रेखा एम पर एक कोण है 3 जो कि तिर्यक रेखा एल के दाईं तरफ है। उसी तरह रेखा एन पर तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन सा कोण है, कोण 5। तो हम कह सकते हैं 3 कोण और कोण 5 जो है वो हमारे एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक है, और हम एकांतर अंतः कोणों के लिए केवल शब्द एकांतर कोणों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको कई जगह एकांतर कोण ही मिलेगा,
तो एकांतर कोण और एकांतर अंतः कोण एक ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एकांतर कोण और एकांतर अंतः कोण एक ही है। जब हम एकांतर कोण बोलेंगे उसका मतलब एकांतर अंतः कोण ही होगा। एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, तो अभी हमने बाह्य कोण देखे थे, तो बाह्य कोण कौन कौन से थे हमारे? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ठीक है। तो इन्हीं में से दो दो कोणों का युग्म होगा जो एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक है। तो एकांतर मतलब कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग रेखाओं पर होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि तिर्यक रेखा एल के एक तरफ एक कोण है एल, एक एक कोण है एक, ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरी रेखा पर कौन सा कोण है? 7, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 7 क्या होंगे हमारे? एकांतर बाह्य कोण। उसी तरह तिर्यक रेखा एल के दाईं तरफ एम रेखा पर कौन सा कोण है? कोण 2, और बाईं तरफ उल्टी तरफ एन रेखा पर कौन सा कोण है? कोण 8। तो हम कह सकते हैं कोण 2 और कोण 8 भी क्या होंगे हमारे? एकांतर बाह्य कोण होंगे, ठीक है। इस तरह हमें इन एकांतर बाह्य कोणों को पहचानना है दोस्तों। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है, तो अंतःकोण तो आपको पता ही है, जो दोनों रेखाओं के बीच के कोण है, जैसे कि कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ठीक है, ये अंतःकोण है। अब इसमें कहा गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ठीक है। तो अब तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से हो गए? कोण 4 और कोण 5, ये एक ही ओर के हो गए, ठीक है। तो कोण 4 और कोण 5 क्या हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। उसी तरह दाईं तरफ के कोण कौन से हो गए अंतःकोण? कोण 3 और कोण 6। तो कोण 3 और कोण 6 भी क्या हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को हम क्रमागत अंतःकोण या संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग नाम है जिसको आप याद रख सकते हैं। अभिग्रहित 6.3 देखते हैं क्या कहता है अभिग्रहित। यदि एक तिर्यक रेखा यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे मतलब काटे, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेखाएं कौन सी है? एम और एन, और तिर्यक रेखा कौन सी है? एल। तो हमें क्या दिया हुआ है? तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो हमें क्या दिया है? रेखा एम जो है रेखा एन के समानांतर है, ठीक है। एम और एन क्या है? एक दूसरे के समानांतर है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होंगे। तो जैसा कि हमने संगत कोण में पढ़ा था, तो संगत कोण कौन कौन से थे? 1 और 5, ये दोनों संगत कोण थे, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। दूसरा संगत कोण हमें क्या था? कोण 2 और कोण 6, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 6। तीसरा संगत कोण क्या होगा? कोण 4 और कोण 8, तो कोण 4 भी कोण 8 के बराबर होगा। और आखिरी संगत कोण कौन सा है हमारा? कोण 3 और कोण 7, तो कोण 3 भी कोण 7 के बराबर होगा, ठीक है। और इसी अभिग्रहित 6.3 को हम संगत कोण अभिग्रहित भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संगत कोणों के लिए आधारित है। अभिग्रहित 6.4 क्या कहता है? यदि एक तिर्यक रेखा, ठीक है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे यानी कि काटे, ठीक है, कि संगत कोणों के का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होंगी। तो आप देखेंगे कि ये अभिग्रहित 6.3 का विलोम है, एकदम उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं एम और एन, ठीक है, और एल एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, जो उन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं, ठीक है। अब जो है, अब कहा गया है कि अगर संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो कोई भी एक युग्म, जैसे कि कौन कौन से संगत कोण है? 1 और 5, तो कोण 1 और कोण 5 अगर बराबर हो, कोई भी एक युग्म अगर बराबर हो गया, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, तो हम कह देंगे कि एम और एन समांतर है। तो या तो कोण 1 और कोण 5 बराबर हो, या फिर कोण 2 और कोण 6 बराबर हो, क्योंकि ये संगत कोण है। अगले संगत कोण कौन से हैं? 4 और 8, या फिर कोण 4 बराबर कोण 8 हो। आखिरी संगत कोण कौन सा है? कोण 3 और कोण 7, या फिर कोण 3 कोण 7 के बराबर हो, तो हम कह पाएंगे इनमें से कुछ भी एक हो, ठीक है। कोई एक होगा तो बाकी भी हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक अगर संगत कोणों का युग्म बराबर है, तो हम कह पाएंगे कि दोनों रेखाएं जिन्हें तिर्यक रेखा काट रही है, वो दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर हैं। तो हम कह पाएंगे कि रेखा एम जो है रेखा एन के समानांतर है। रेखा एम और रेखा एन एक दूसरे के समांतर हैं अगर संगत कोणों का युग्म बराबर है तो। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ठीक है,
वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक रेखा एल है और एक रेखा एम है। अगर एल और एम दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है, ये समानांतर का चिन्ह होता है, आपको पता होगा। एल और एम आपस में समांतर है, ठीक है। फिर एक और रेखा है एन, ठीक है, और एल और एन आपस में समांतर है, ठीक है। एल एम के भी समांतर है और एल एन के भी समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि एम और एन जो है वो फिर आपस में एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है, तो अगर दो रेखाएं, जो रेखा एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, जैसे कि एल जो है वो एम के भी समांतर है और एल एन के भी समांतर है, ठीक है। तो एम के समांतर एल है और एन के समांतर भी एल है। तो इससे हम कह पाएंगे कि एम और एन जो है वो आपस में भी एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है, ये आपके पुस्तक में दिया गया चित्र है। ठीक है, यहाँ पर आपको एल एम और एन ये तीन रेखाएं दी हैं जो आपस में समानांतर हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है टी। ठीक है, फिर हम इनके कोणों के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एम एल के समांतर है और एन भी एल के समांतर है, तो फिर एम और एन आपस में क्या हो गए, समानांतर हो गए। त्रिभुज का कोण योग गुण। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण। दोनों अंतः अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो समझते हैं पहले तो अंतः अभिमुख कोण कौन से हैं और बहिष्कोण क्या है। तो यहाँ पर जो कोण एक है वो क्या है, अंतः अभिमुख कोण। कोण दो भी अंतः अभिमुख कोण है, किसका, कोण चार का, कोण चार। क्योंकि कोण हमने क्या किया, यहाँ पर एक त्रिभुज था आपका पी क्यू और आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर को आगे बढ़ा दिया, एस तक ले गए। ठीक है, तो आपने कहा ना एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो त्रिभुज की क्यू आर भुजा को बढ़ा के हमने एस तक ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहिष्कोण बनेगा, बहिष्कोण मतलब बाहर की तरफ जो कोण बनेगा त्रिभुज के बाहर, तो वो कोण कौन सा है, चार। तो इस कोण को हमने कहा चार कोण। ठीक है, और अंतःअभिमुख कोण, विपरीत कोण मतलब कि तीन को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो चार के बगल में ही है। इसके अलावा कौन कौन से दो कोण है, कोण एक और कोण दो। तो कोण एक और कोण दो हमारे क्या कहलाएंगे, अंतःअभिमुख कोण, अंतःअभिमुख कोण। तो हमें क्या दिया गया है फिर, ये जो बहिष्कोण है कोण चार वो किसके बराबर होगा, अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण चार बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण एक धन कोण दो। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बहिष्कोण जो है जो विपरीत दिशाओं में कोण है उन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण अपने दोनों अंतःअभिमुख कोणों से प्रत्येक से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए कोण चार जो है कोण एक धन कोण दो है, तो कोण चार जो है वो कोण एक से भी बड़ा होगा और कोण दो से भी बड़ा होगा, ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस अध्याय के परिचय में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम इनके प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है, प्रमेय के बाद हम इसकी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे उसके आगे के वीडियोस में। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।